फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुआ था साल 1914 में यूरोप में, और वहां पे फिर इसने सारे यूरोप के देशों में और दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों तक ये वॉर पहुंच गया था। आज इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, पर जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 1914 में, उस जमाने में इसको द ग्रेट वॉर कहते थे, क्योंकि ये इतने बड़े स्केल पे लड़ाई हुई थी, इतने सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे और इतने लोगों की वहां पे जाने गई थी कि उस लेवल का डिस्ट्रक्शन, उस लेवल का वॉरफेयर कभी किसी भी कंट्री ने देखा ही नहीं था। बिल्कुल अचंभित कर देने वाली चीजें हुई थी इस वॉर में। जमीन पे लड़ाई के लिए नए नए टाइप के वेपन्स आ गए थे, जैसे कि मशीन गन्स, टैंक्स। नेवी की बात की जाए अगर, तो सिर्फ पानी के ऊपर जहाज नहीं, पानी के अंदर चलने वाली सबमरीन्स को यूज किया जा रहा था लड़ाई करने के लिए। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो ये पहली लड़ाई थी जब एयरप्लेन्स का इस्तेमाल किया गया था एज अ वेपन। इस सब के अलावा प्रथम विश्व युद्ध में केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था एज अ वेपन। मैंने इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखने के लिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर हुआ क्यों इतना बड़ा वॉर हो गया, सारे कंट्रीज क्यों लड़ने लग गए आपस में। उसके बाद हम बात करेंगे कि वॉर के दौरान क्या हुआ, और उसके बाद हम करेंगे कि वॉर खत्म कैसे हुआ, और उसके बाद वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी प्रथम विश्व युद्ध की। कहानी शुरू होती है साल 1914 से बहुत पहले। उस जमाने में यूरोप एक गर्म पानी के पतीले की तरह था, जिसमें पानी बहुत तेजी से उबल रहा है। यूरोप में भी ऐसे ही था कि सारी जितनी भी कंट्रीज थी उनमें बहुत आपस में टेंशन थी, डिफरेंट रीजंस की वजह से सब में बहुत ही गर्मा गर्मी थी। किसी भी वॉर का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कोई एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन कभी नहीं होता। उसके रीजंस के अंदर रीजंस घुसे रहते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज रहती है। तो इसीलिए चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई। रीजन नंबर 1, इंपीरियलिज्म। देखिए, जब किसी कंट्री को अपनी ताकत बढ़ानी रहती है, अपनी मिलिट्री बढ़ानी रहती है, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा बढ़ाना रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने देश को जब पूरी तरह से उन्होंने यूज कर लिया है, तब वो चाहते हैं कि बाकी के कंट्रीज जो हैं उनके रिसोर्सेस, उनकी ताकत का भी उनको कुछ हिस्सा मिले। इस सिस्टम से एक कंट्री बाकी कंट्रीज की ताकतों को, उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकती है और अपने आप को स्ट्रांग बना सकती है। इस पूरे सिस्टम को इंपीरियलिज्म कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज पीसफुल होती हैं, जिनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, किसी को तंग नहीं करना होता, और कुछ कंट्रीज होती है जिनको बहुत लालच होती है, जिनको बहुत इच्छा रहती है कि अपनी कंट्री को, अपने एम्पायर को बड़ा करें। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पहले कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था बाकी कंट्रीज के ऊपर। इसका सबसे 2 बड़े एग्जांपल्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों कंट्रीज के अपने बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में फैले हुए थे। इंडिया खुद ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन को इंडिया से बहुत मदद मिलती थी, बहुत पैसा कमाया ब्रिटेन ने इंडिया से। ठीक उसी तरह फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था बहुत सारे देशों में। अब जो जर्मनी के लोग थे वो भी ये देख रहे थे कि हमारे पास इतनी अच्छी मिलिट्री है, हम इतने ताकतवर हैं, बट हमारे पास उतना बड़ा एम्पायर क्यों नहीं जितना ब्रिटेन और फ्रांस के पास है। इसीलिए इन सब में आपस में बहुत स्पर्धा थी, बहुत कंपटीशन की भावना थी और ताकत बहुत थी आपस में। इसीलिए यूरोप का जो माहौल था उस समय वो बहुत ही गर्मा गर्मी में था। तो जब 2 लोगों को सेम ही चीज चाहिए रहती है और दोनों बराबर ताकत रखते हैं तो क्या होता है, तो होती है उनमें लड़ाई। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ यूरोप में। रीजन नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर। ये वो जमाना था जब यूरोप के जो मेन कंट्रीज थे, यानी रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये सारे कंट्रीज लग गए थे अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, एक अच्छी आर्मी है, एक अच्छी नेवी और एयरफोर्स है, तो आप बाकी देशों पे अपना दबदबा कायम रख सकते हैं और बाकी देशों को अपने साथ ला सकते हैं, चाहे मना के चाहे फोर्सफुली। और इसी वजह से यूरोप के सारे जो पावरफुल कंट्रीज थे उनमें ये रेस लगी हुई थी कि अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। तो सारे कंट्रीज की जब इतनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो रही थी, इस वजह से उन लोगों के अंदर थोड़ी सी गर्मी आ रही थी कि मेरे पास बहुत अच्छी मिलिट्री है, सामने वाले कह रहे हैं कि मेरे पास अच्छी मिलिट्री है। इसी वजह से इन लोगों में ऐसा लग रहा था कि ये लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं। यूरोप के सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज 1900s के शुरुआत में ही एक आर्म्स रेस में लग गए थे और इसी वजह से सब लोग नए नए टाइप के वेपन्स बना रहे हैं, नई शिप्स बना रहे थे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जर्मनी का, तो 1914 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक जर्मनी के पास 100 वॉरशिप्स तैयार हो गई थी। ये बहुत ही बड़ा नंबर आप सोच के देखें तो। उसके साथ साथ जर्मनी के पास तैयार हो गए थे 2 मिलियन यानी 20 लाख ट्रेन्ड सोल्जर्स। तो ये सब देख के जो ब्रिटेन था वो परेशान हो रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि जर्मनी इतना अपना पावर बढ़ा रहा है, इतनी शिप्स तैयार कर रहा है, और हमारी जो नेवी है वही हमारी ताकत है, और अगर हमारी नेवी को कोई चैलेंज करेगा तो हमारे लिए वो खतरा हो जाएगा। इसीलिए इसी के जवाब में ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी को और इंप्रूव करना शुरू किया, नए नए जहाज बनाए, बहुत सारी वॉरशिप्स बनाई। तो इसी वजह से द ओवरऑल इंक्रीज इन द मिलिट्री पावर ऑफ दीज यूरोपियन नेशंस turned out to be a very important reason for the first world war। इन सारे कंट्रीज में अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की इतनी रेस लग गई थी कि उसी रेस की वजह से इन सारी कंट्रीज में फिर लड़ाई भी हो गई। नंबर 3,
अलायंसेस। हर कंट्री चाहती है कि जब वो कोई लड़ाई में पड़े तो कोई दूसरी कंट्री आके उनकी मदद करे, इसीलिए कंट्रीज आपस में संधियां और अलायंसेस कर लेते हैं कि भाई अगर मैं लड़ाई में पड़ा तो तू मेरी मदद करने के लिए आएगा, और अगर कल तेरे पे किसी ने अटैक किया तो तुझे बचाने के लिए मैं आऊंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के पहले यूरोप में सारे कंट्रीज में आपस में ना अलायंसेस होने लगे थे, और ये अलायंसेस भी कंपटीशन में हो रहे थे। अब जैसे देखिए 1881 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी इन दोनों का अलायंस हो गया था। जब बाकी कंट्रीज ने देखा कि ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अलायंस कर लिया, तो इसके जवाब में साल 1892 में रशिया और फ्रांस, जो जर्मनी के दोनों तरफ थे, इन लोगों में अलायंस हो गया कि हम लोग आपस में संधि कर लेते हैं। उसके बाद साल 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समझौता हो गया। तो इसी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जो जर्मनी के आसपास से तीन इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज थे, इन तीनों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप का नाम था द ट्रिपल ऑन्टॉन्ट। नंबर 4, असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, और उनका जो युवराज था उसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। यानी वो बंदा ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर का होने वाला राजा था। अभी तक मैंने आपको जितने भी रीजन बताए वो सारी चीजें मिला के यूरोप में बहुत टेंशन पैदा कर रही थी। एक पानी का पतीले की तरह था वो, और उसमें पानी एकदम जोर से उबल रहा था। बट इस पतीले को फाइनली आग तब लगी जब ऑस्ट्रिया हंगरी का जो होने वाला राजा था, जिसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, उसको किसी ने गोली मार दी। और जिस इंसान ने उसको गोली मारी थी वो सर्बिया का आदमी था। तो जैसे ही उनके युवराज के मर्डर की खबर ऑस्ट्रिया हंगरी के गवर्नमेंट तक पहुंची, तुरंत उन्होंने सर्बिया की गवर्नमेंट को बोल दिया कि हम तुमको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। उन्होंने उनको एक डिमांड की लिस्ट दी कि ये तुम्हारी चीज हमको चाहिए। ये उन्हें लंबी चौड़ी डिमांड दी और बोला कि अगर इन डिमांड्स पे तुमने अमल नहीं किया तो हम तुम पे हमला कर देंगे। अब जो सर्बिया था वो बहुत छोटा कंट्री था, और वो जानते थे कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर उन्होंने मदद मांगी रशिया से, और रशिया और सर्बिया का आपस में समझौता था। तो रशिया ने बोला ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने बड़े भाई जर्मनी से मदद मांगी कि क्या अगर हम हमला करते हैं तो रशिया इसकी मदद के लिए आएगा, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो जर्मनी ने कहा बिल्कुल, तुम आगे बढ़ो, हमला करो सर्बिया के ऊपर और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड को जब गोली मारी गई, उसके ठीक एक महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर घोषित कर दिया सर्बिया के ऊपर। ये देखते ही रशिया ने डिसाइड कर लिया कि अब वो सर्बिया की मदद करेंगे। और जब जर्मनी ने देखा कि ये सर्बिया की मदद के लिए रशिया लोग जा रहे हैं, तो तुरंत जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया के ऊपर। तो जैसे ही जर्मनी रशिया के खिलाफ वॉर पे गया, वैसे ही फ्रांस जर्मनी के खिलाफ वॉर पे आ गया। तो इसी तरह से आपसी समझौतों की वजह से ये एक के बाद एक फट 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 करके सारी कंट्रीज आपस में लड़ाई में एकदम उलझ गई, और इस तरह से आरंभ हो गया प्रथम विश्व युद्ध। अब बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली हुआ क्या था। हर लड़ाई में दो साइड्स होती हैं, और वर्ल्ड वॉर इतनी बड़ी लड़ाई थी तो इसमें भी दो साइड्स ही थी। एक साइड का नाम था एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस की इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, और बाद में आ गई अमेरिका। दूसरी साइड पे थे सेंट्रल पावर्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज और एम्पायर्स थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, द ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। अगर आप उस जमाने का यूरोप का नक्शा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जर्मनी बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, और एक तरफ है उसके फ्रांस और एक तरफ है रशिया। जर्मनी बात जानता था कि ये जो दोनों आसपास जो कंट्रीज हैं उसके, इन दोनों में आपस में समझौता है, इसीलिए अगर वो किसी एक पे लड़ाई करेगा तो उसको दूसरे से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में दो फ्रंट्स पे लड़ाई करनी पड़ेगी, ये चीज जर्मनी के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उनको दोनों जगह फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए, ताकि उनको दोनों जगह लड़ाई ना करने पड़े, इसके लिए उन्होंने एक प्लान बना के रखा था, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, और इस ऐतिहासिक प्लान का नाम था द श्लिफन प्लान। इस प्लान के मुताबिक उनकी यह सोच थी कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी वैसे ही वो जाएंगे, पहले बहुत तेजी से फ्रांस में एंट्री करेंगे, फ्रांस के जो बॉर्डर उनका लगता है जर्मनी का, वहां से फ्रांस पर हमला करेंगे। उसके अलावा वो ऊपर से बेल्जियम से होते हुए फ्रांस को घेर लेंगे और उनकी कैपिटल सिटी पेरिस पे हमला करके फ्रांस को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेंगे। एक बार उन्होंने फ्रांस की आर्मी को हरा दिया और उनको अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद वो अपना पूरा जो ताकत है, अपनी पूरी मिलिट्री माइट, फिर वो फोकस करेंगे रशिया के ऊपर। श्लिफन प्लान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी प्लान ने फिर पूरे आगे की 4 साल की लड़ाई को पूरी तरह से डिसाइड किया। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अंग्रेजी में कहावत है कि नो प्लान सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद द एनिमी।
आपने लाइफ में अक्सर ये देखा होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। तो जर्मनी ने जो पेपर पे जो प्लान बनाया था, श्लिफेन प्लान, ये देखने से अच्छा तो बहुत था, बट जब ये एक्चुअली जब करने के लिए गए तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। उस प्लान के मुताबिक जर्मनी एक तरफ तो फ्रांस के बॉर्डर्स में एंटर कर रहे थे और दूसरी तरफ ऊपर से बेल्जियम से होते हुए फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस पे हमला करने वाले थे। परंतु यहां पे एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि जो ऊपर से जाने वाले थे बेल्जियम के थ्रू, बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री था, यानी वो लड़ाई में किसी की भी तरफ नहीं था। और अगर आप किसी न्यूट्रल कंट्री के ऊपर जबरदस्ती हमला करते हो तो इसका मतलब आप ये बात कह रहे हो कि मैं तुम पे जानबूझ के हमला कर रहा हूं। बट श्लिफेन प्लान के मुताबिक जर्मनी को बेल्जियम के थ्रू जाना जरूरी था और यही उन्होंने किया। जर्मनी ने बेल्जियम में एंट्री की और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। परंतु यहां पे बात यह थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन, इन दोनों कंट्रीज में समझौता था, इनमें एक अलायंस था। तो जैसे ही बेल्जियम पे हमला किया जर्मनी ने, तुरंत जो ऊपर ब्रिटेन था वो आ गया हेल्प के लिए और उन्होंने कहा हम भी अब लड़ाई में शामिल होंगे। और इस तरह से अलाइड फोर्सेस को एक और ताकतवर कंट्री मिल गया। इनिशियली जर्मनी ने सोचा था कि जब वो बेल्जियम में घुसेंगे और वहां से आगे बढ़ने के लिए जाएंगे फ्रांस में, तो बहुत फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बेल्जियन आर्मी उनको रोक पाएगी। बट ऐसा रियलिटी में हुआ नहीं। जब एक्चुअली जर्मन सोल्जर्स ने आगे बढ़ना शुरू किया बेल्जियम में, तो वो ये देख के एकदम हैरान रह गए कि बेल्जियन आर्मी उनका बहुत मुकाबला कर रही है और उनको रोक के रख रही है। इस वजह से जो जर्मन आर्मी का एडवांस था, जो बढ़ रहे थे आगे, वो बहुत स्लो हो गया और उनको बहुत अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। यह बात ऑब्वियसली जर्मनी के प्लान के लिए बहुत ही खराब थी। इसके बावजूद भी धीरे धीरे जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ती गई और फाइनली उनको आगे रोका ब्रिटेन फ्रांस की फोर्सेस ने मिलकर द फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न में। यह बात प्रूव हो चुकी थी कि श्लिफेन प्लान जो है वो फेल हो चुका है। परंतु बात यह थी कि जर्मनी लोग काफी आगे तक आ गए थे और वो चाहते नहीं थे कि वापस जाएं वो, इसीलिए उन्होंने वहीं पे गड्ढे खोद के वहीं बैठ गए। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्सेस थी वो भी जर्मनी को पीछे नहीं भेज पा रहे थे, तो वो भी वहीं गड्ढा बना के बैठ गए। और इसी वजह से इन दोनों जो ट्रेंचेस थे, ये ट्रेंचेस के बीच में जो जगह थी, उसको कहने लगे नो मैन्स लैंड, क्योंकि यहां पे कोई भी आ ही नहीं पाता है। अगर आपको लग रहा होगा कि छोटे मोटे गड्ढे हैं, तो आपको बता दूं मैं कि जो ट्रेंचेस थे ये पूरे जमीन पे लंबे लंबे ट्रेंचेस बहुत दूर तक थे। अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो ये जो पूरे ट्रेंचेस जितने भी खुदे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, अगर आप उन पूरे ट्रेंचेस को एक के पीछे एक लगा लें तो कुल मिला के 55,000 किलोमीटर, इतने सारे ट्रेंचेस खोदे गए थे, इतने लंबे ट्रेंचेस थे वो। और सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा भारत का नक्शा अगर उठा लें और उसको टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप डिस्टेंस मेजर करें तो ये कुछ बनता है 3200 किलोमीटर, और वैसे ही अगर आप ईस्ट टू वेस्ट मेजर करें तो वो कुछ बनता है 2900 किलोमीटर। तो देखिए, इसको आप कंपेयर करिए 55,000 किलोमीटर से। इस बात से शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ट्रेंचेस कितने दूर दूर तक फैले हुए थे। इन ट्रेंचेस की खुदाई होना स्टार्ट हो गया था 1914 में, बट ये ट्रेंचेस आगे 3 साल तक लोगों ने सोचा भी नहीं था, उतने लंबे समय तक ये ट्रेंचेस खुदे रहे और इन्हीं ट्रेंचेस के थ्रू लड़ाई होती रही जमीन पे। और इसी पूरे सिस्टम को ट्रेंच वॉरफेयर भी कहते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रेंच वॉरफेयर वाज अ बिग बिग पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें होता यह था कि पूरी आर्मीज की आर्मीज उन गड्ढों में बैठी रहती थी और उन गड्ढों के ऊपर मशीन गन लगी रहती थी। तो कोई भी अगर सामने से फौजी गड्ढे से बाहर निकला तो तुरंत यहां से एक मशीन गन फायर करेगी और उसको गोली लग जाएगी। स्नाइपर्स रहते थे और कुल मिला के बीच में जो जगह थी नो मैन्स लैंड, वहां पे बॉडीज पड़ी रहती थी और बहुत तार लगे रहते थे। कुल मिला के कुछ भी लोग आगे निकल नहीं पाते थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे। और इसी वजह से ये पूरी तरह जमीन पे जो लड़ाई थी वो पूरी तरह स्टेलमेट में थी। जितनी भी कंट्रीज इस लड़ाई में इन्वॉल्व थी वो सब जानते थे कि उनको सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, बट उनको जो उनकी कॉलोनीज जो हैं, उनके अंडर जो एम्पायर्स हैं, उन पे भी हमला करना है। इसीलिए नवंबर के महीने में साल 1914 में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ऑटोमन एम्पायर जर्मनी का साथी था। जमीन पे जो लड़ाई हो रही थी वो तो बिल्कुल स्टेलमेट में थी, किसी को भी कोई जीत मिल ही नहीं रही थी। इसीलिए फिर जर्मनी ने नेवी का रुख किया और नेवी में उनके पास सबमरीन थी, यू बोट्स, और वो सबमरीन को यूज करके अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू किया। यानी वो ऐसी शिप्स पे हमला कर रही थी जो सिविलियन शिप्स थी या फिर जो मर्चेंट शिप्स थी जिसपे मिलिट्री का सामान नहीं था। इसके बाद महीने दर महीने, साल दर साल बहुत सारी लड़ाइयां हुई। अगर मैं आपको एक एक करके कुछ मेन बैटल्स के बारे में बताऊं तो अप्रैल मई 1915 के समय जर्मन्स ने पहली बार केमिकल वेपन्स यानी कि गैसेस, पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल किया लड़ाई के दौरान। और फिर इस लड़ाई के खत्म होते होते एलाइड फोर्सेस ने भी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये मैं आपको बता दूं कि केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कानूनी था। उसके बाद अप्रैल 1915 में एलाइड फोर्सेस ने
उनका गैलीपली कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने ऑटोमन एम्पायर पे हमला किया और उनका ये मिशन था कि उनको कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नाम आज इस्तांबुल है, उस सिटी को कैप्चर करना है और बेसिकली बहुत जबरदस्त अटैक करना है उन लोगों के ऊपर। परंतु ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था और गैलीपली कैंपेन जो था एलाइड फोर्सेस का वो फेल हो गया था। उसके बाद फरवरी के महीने में साल 1916 में द बैटल ऑफ वर्डन हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लडी बैटल था, जिसमें थोड़ी थोड़ी जमीन के हिस्से के लिए, थोड़े थोड़े मूवमेंट के लिए हजारों सोल्जर्स की जानें गई और लाखों सोल्जर्स को इंजरीज हुई। कुल मिला के 7 लाख कैजुअलिटीज सिर्फ अकेले बैटल ऑफ वर्डन में हुई थी। ये बैटल इतना फियर्स था, इतना वायलेंट था कि दिसंबर के महीने तक चला था। अगर नेवी की बात करें तो मई 1916 में द बैटल ऑफ जटलैंड हुआ था, जिसमें पहली बार अलाइड फोर्सेस की नेवी और जर्मनी की नेवी आमने सामने हुई थी, टकराई थी, और इसमें भी बहुत सारी शिप्स का नुकसान हुआ था। बट कोई भी साइड फाइनली जीत नहीं पाई थी, ये ड्रॉ हुआ था यहाँ पे। बट फिर भी दोनों साइड से कहती थी कि उन्होंने ये बैटल ऑफ जटलैंड जीता है। एक और इंपॉर्टेंट बैटल था जुलाई 1916 में, द बैटल ऑफ सॉम, जिस बैटल को किया गया था ताकि जो बैटल ऑफ वर्डन में जो इतना ज्यादा लोड पड़ रहा है अलाइड फोर्सेस के ऊपर, उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए ये लड़ाई करवाई गई थी। द बैटल ऑफ सॉम में पहली बार टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। उस जमाने में टैंक्स को लैंड शिप्स कहते थे। और बैटल ऑफ सॉम एक और रीजन के लिए फेमस है, वो ये है कि इसी लड़ाई में एक जर्मन सोल्जर था, उसको चोट लग गई थी और उसको फिर वापस उसको इलाज करने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि इस सोल्जर का नाम था एडोल्फ हिटलर। यही बंदा बाद में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का लीडर बना था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी बहुत सारे फ्रंट्स पे। मैं तो सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूं, बट इसके अलावा और भी जो कंट्रीज थी, बल्गारिया, इटली, जापान के साइड, मतलब यहां पे हर जगह लड़ाई हो रही थी। इसीलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। बट अभी भी अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था। बट जब फरवरी 1917 में जर्मनी ने अपना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर वापस शुरू किया, और उसके बाद फिर मार्च के महीने में ब्रिटिश फोर्सेस ने एक टेलीग्राम को लीक किया। ये टेलीग्राम जर्मनी ने भेजा था मैक्सिको को, और उनको ये कहा था कि अगर अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करती है तो वो मैक्सिको को ये कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो बेसिकली जर्मनी लोग मैक्सिको को भड़का रहे थे कि आप अमेरिका से लड़ाई करो। तो जब ये टेलीग्राम लीक हुआ, जिमरमैन टेलीग्राम, तो अमेरिका में बिल्कुल हाहाकार मच गई। और इसी टेलीग्राम के बाद फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने कहा कि हमको अब इस वॉर में जाना पड़ेगा और जर्मनी के साथ लोहा लेना पड़ेगा। जिमरमैन टेलीग्राम को ऐसा कहा जाता है कि ये वो एक कागज का टुकड़ा था, एक ऐसा टेलीग्राम था जिसने अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीट के रख दिया। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। अमेरिका के आने के बाद भी वॉर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और सारे जो कंट्रीज थे वो पूरी तरह से अब टूट रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, लोगों का मोराल एकदम गिर चुका था। अब कोई भी कंट्री लड़ाई करना नहीं चाहती थी, चाहे वो जर्मनी हो गई, चाहे अलाइड फोर्सेस हो गई। ट्रेंचेस में इतनी खराब हालत थी कि सारे सोल्जर्स परेशान थे। ओवरऑल माहौल बहुत ही खराब था। और उसी के बीच रशिया, जो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके कंट्री के अंदर सिविल अनरेस्ट हो रहा था। लोगों ने क्रांति कर दी अपने राजा के खिलाफ, और फिर इसी वजह से नवंबर के महीने में साल 1917 में रशिया में हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, और इस वजह से उनकी जो सरकार का जो सिस्टम था वो पूरी तरह धराशायी हो गया। अगले ही साल मार्च के महीने में 1918 में जर्मनी और रशिया के बीच में एक पैक्ट हो गया, एक आर्मिस्टिस साइन हो गई कि अब रशिया जो है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। और इस आर्मिस्टिस को साइन करने की वजह से रशिया को अपने बहुत सारे टेरिटरीज को लूज करना पड़ा। ये देख के कि जर्मनी बहुत खुश हुआ कि रशिया लड़ाई से बाहर निकल चुका है, और इसलिए अब उसको सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट यानी ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के ऊपर फोकस करना है। परंतु प्रॉब्लम यहां पे ये थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारे कंट्रीज जो हैं वो परेशान हो रहे थे, उनमें मोरल डाउन था, और ऐसा नहीं था कि कोई एक कंट्री बहुत आराम से जीत रही है। तो अगर रशिया लड़ाई से बाहर निकल गया था तो जर्मनी की भी हालत अच्छी नहीं थी। वहां पे भी लोगों में बहुत तनाव था, ट्रेंचेस में फौजियों की हालत खराब थी, और जितने भी जर्मनी के अलाइड कंट्रीज थे जो उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था, बल्गारिया, इन सब लोग या तो ये हार रहे थे या फिर ये लोग आर्मिस्टिस साइन कर रहे थे और लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से जर्मनी का जो सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत ही खराब हो गया था। फिर जब 1918 खत्म होते होते आया तो ऐसा लगने लगा कि अब ये लड़ाई जो है ये हो जाएगी खत्म। और नवंबर के महीने में जर्मनी का जो किंग था वो भाग गया हॉलैंड, और फिर उसके बाद अलाइड फोर्सेस ने यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी को अपने टर्म सुनाए। उन्होंने कहा कि अब अगर आपको लड़ाई बंद करनी है तो आपको ये आर्मिस्टिस साइन करनी होगी,
ये एक प्रॉपर उनको लंबा चौड़ा दिया गया कि ये सब बातें आपको माननी होंगी, क्योंकि अब जर्मनी के संसाधन, उनकी फायर पावर, उनकी ताकत पूरी तरह डिप्लीट हो चुकी थी और उनका बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं थी आगे लड़ाई को कंटिन्यू करने की। इसीलिए नवंबर के 11वें दिन यानी 11 नवंबर सुबह 11 बजे 1918 ये साल था, ये डील साइन हो गई, ये आर्मिस्टिस साइन हो गई और 11 बजे सुबह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली समाप्त हो गया। ऑब्वियसली अब आर्मिस्टिस साइन करते समय जो साइड ज्यादा ताकतवर है, जो जीत रही है, वो ऑब्वियसली अपने ज्यादा हार्श टर्म्स, ज्यादा मुश्किल चीजें बोलेंगे उस साइड के लिए जो हार रही है। तो यही किया अलाइड फोर्सेस ने, क्योंकि वो पता था कि वो जर्मनी से जीत रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही हार्श टर्म्स रखे जर्मनी के सामने। बट जर्मनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने इस बात पे साइन कर दिया। और उसके बाद अगले ही साल जून के महीने में 1919 में द ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई, जहां पे ये सारे अलाइड फोर्सेस के जो मेन कंट्रीज थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, इन्होंने आके जर्मनी को और जो हारे हुए कंट्रीज थे उनको बोला कि भाई ये सारे हमारी डिमांड्स हैं, ये चीजें तो अब तुमको करनी पड़ेंगी। जर्मनी के ऊपर बहुत ही हार्श कंडीशंस लगाई गई। उनको ये बोला गया कि आपकी आर्मी एक साइज से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, आपकी नेवी को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शिप्स के आगे आप शिप्स नहीं रख सकते हो, आप एयरफोर्स तो रख ही नहीं सकते हो। उसके बाद जर्मनी ने जो एल्सास लोरेन वाला एरिया ऑक्युपाई कर लिया था, वो उनको बोला गया कि आपको फ्रांस को वापस देना होगा। पूरे ट्रीटी में जर्मनी को अपनी कंट्री की और ओवरसीज जो के पोजीशंस थे, उनके एसेट्स थे, उसका 10% उनको देना पड़ गया। उसके ऊपर से उनको ये कहा गया कि आप इस बात को मानो कि लड़ाई सारी आपकी वजह से हुई है और इस वजह से सारा जो नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई आप ही करोगे, आप ही सारे अलाइड फोर्सेस की कंट्रीज को पैसे दोगे। फ्रांस ये बात जानता था कि जर्मनी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो अपने ही पैरों पे खड़े होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, तो इतना तो जो उनके ऊपर लगा दिया है फाइन, उतना फाइन तो जर्मनी दे ही नहीं सकती। बट यही उनका पर्पस था कि इतना फाइन लगा दे उसके ऊपर कि वो अपने आप को वापस डेवलप ही ना कर पाए और फिर लड़ाई की कोशिश ना करें। बट फिर भी अंत में जर्मनी की हार तो हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस ट्रीटी पे भी साइन किया। बट जिन जर्मन पॉलिटिशियंस ने इस ट्रीटी पे साइन किया और उसके बाद की सरकार बनाई जर्मनी में, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ बहुत ही नफरत थी जर्मनी की जनता में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी लड़ाई के दौरान जर्मनी की जनता को यह लग रहा था कि वो लोग लड़ाई जीत रहे हैं और वो अच्छी पोजीशन में, और उन्होंने रशिया से आर्मिस्टिस साइन कर लिया, रशिया को लड़ाई से बाहर निकाल दिया, तो अचानक से हार कैसे गए? जर्मनी की आम जनता को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी कि बैटल फील्ड में क्या सीन है। उनको यह लग रहा था कि वो स्ट्रांग पोजीशन में है, और इसीलिए जब उन्होंने इतनी खराब ट्रीटी पे साइन कर दिया तो सारी जर्मनी की जनता जो थी उनमें नफरत भर गई उन पॉलिटिशियंस के प्रति। और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बहुत सालों तक बहुत सारे सैकड़ों जर्मन पॉलिटिशियंस को मारा गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि यही पॉलिटिशियंस, इन्हीं लोगों की वजह से जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई। और यह भी माना जाता है कि ये जो ट्रीटी हुई थी, ये ट्रीटी की गई थी लड़ाई को खत्म करने के लिए, बट इसी एक ट्रीटी की वजह से, इसी डील की वजह से इतना रोष और इतना गुस्सा भर गया जर्मन पॉपुलेशन में। ऐसा हो गया कि इतनी गलत उनपे फाइन्स लगा दिए गए हैं, इतना उनपे ज्यादती की गई है कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस 20 साल के बाद फिर से यूरोप लड़ाई में पड़ा। और इस बार जो लड़ाई हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा डेडली थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जब शुरू हुआ था तो उसको कह रहे थे कि दिस विल बी द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी इस एक लड़ाई से यूरोप में सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। पर हुआ ऐसा कि एक इसी लड़ाई की वजह से बाद में यूरोप में इतनी टेंशन हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ सिर्फ इसी लड़ाई की वजह से। और आज हमारी जो दुनिया है, खासकर यूरोप जो है, वो पूरी तरह अलग होता अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। इस पे सैकड़ों बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज हैं। एक वीडियो में इस सब चीज को कवर करना बिल्कुल ही इंपॉसिबल है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ यूरोप में फोकस किया, बट लड़ाई बहुत सारे और जगह पे भी हो रही थी, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, अफ्रीका के हिस्सों में, इंडिया के भी कुछ फौजी इसमें इन्वॉल्व थे, जापान की तरफ लड़ाई हो रही थी। तो उन सारे हिस्से के बारे में मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि सिर्फ यूरोप में ही जो इतना एक्शन हो रहा था वही बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा डेडली था। बट अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पूरी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द बुक हैज बीन रिटन बाय जॉन कीगन, और ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी बुक है जो पहले विश्व युद्ध को बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखती है और इन सारों चीजों के बारे में एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। क्योंकि यह लड़ाई इतनी बड़ी थी और इतने फ्रंट्स पे की गई थी,
एक बुक में वो भी काफी नहीं है कि सारा सब कुछ बताया जा सके, फिर भी इस बुक ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे इवेंट को डिटेल में बताया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बुक काफी मोटी है, तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बहुत सारे बैटल्स हुए थे, जैसे द बैटल ऑफ सॉम, वर्डन, मान, गैलीपली कैंपेन, इतनी सारी जो बैटल्स हुए थे, इन सब के ऊपर मैं एक एक करके डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। तो इसीलिए आप बाद में भी आके इस वीडियो पे चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन से और बैटल्स के बारे में वीडियो बना दिए हैं। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो एंड करने से पहले एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में बहुत रहती है, और वो ये है कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, जिसमें इतना सारा बोझ डाला गया था जर्मनी के ऊपर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर वो ट्रीटी थोड़ी सी कम हार्श रहती, थोड़ी सी नॉर्मल रहती, इतना प्रेशर नहीं डाला गया होता जर्मनी के ऊपर, इतनी बेइज्जती नहीं की गई होती, तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर अवॉइड हो जाता? क्या दुनिया को फिर से लड़ाई में नहीं पड़ना पड़ता? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता अगर जर्मनी की इतनी बुरी हालत नहीं की गई होती इस ट्रीटी में? इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।